एक गांव में एक जमींदार रहा करता था। उसके पास 200 बीघा जमीन थी। जमींदार के खेतों में बहुत से लोग काम किया करते थे और जमींदार अपनी पत्नी माया के साथ रहता था और उनका अजय नाम का बेटा था। परंतु विजय बहुत ही आलसी था। वो अपने पिता के पास इतने पैसे होने की वजह से कोई काम करना नहीं चाहता था। वो बस पूरे दिन गांव में यहाँ वहाँ घूमा करता था। तो एक दिन माया, तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, कहाँ गया? वो मैं सुबह जब खेत जा रहा था जब भी वो घर पर नहीं था, और अभी शाम होने पर जब घर पर आया हूँ जब भी वो घर पर नहीं है। आखिर कहाँ गया वो? अरे आ जाएगा। आप क्या चाहते हो कि वो आपके पीछे पीछे ही घूमे लड़का घर पर रहेगा तो उसे क्या पता चलेगा किधर उधर घूमेगा तो ही दुनिया भर का ज्ञान पाएगा। आप तो फालतू में ही मेरे बेटे पर गुस्सा करते हो। अरे अगर वो घूमता ही रहेगा तो दुनिया भर का बोझ वो नहीं उठा पाएगा। वो पागल हो जाएगा, अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये सब तुम्हारी ही कृपा से हुआ है तुम्हें, और उसे पता नहीं कब होश आएगा। वो कुछ भी करें आपको अच्छा नहीं लगता। आप उस पर दिन भर गुस्सा ही करते रहते हो। देखना एक दिन वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा जब आप कहेंगे कि मेरा बेटा कितना महान हो गया। मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे महान हो रहा है। उसके साथ के सभी लड़कों की पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लग गई है, और उसने तो कोई पढ़ाई भी नहीं की और ना ही उसे खेती का काम आता है। तो उसे आगे चलकर कौन पूछेगा, कौन अपनी लड़की देगा उसे? अरे तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वैसे भी अपने पास इतनी सारी संपत्ति है और इतने सारे खेत भी है तो कोई भी लड़की दे देगा, और उसे काम करने की जरूरत है ही नहीं। अपने पास इतना सारा पैसा है कि उसकी जिंदगी तो आराम से निकल जाएगी। ये सुनकर जमींदार बहुत गुस्सा हो जाता है। माया, तुम्हारी ही वजह से वो इतना बिगड़ गया है, और अगर उसने खुद कुछ नहीं किया तो मैं अपनी सारी संपत्ति और जमीन गरीबों में दान कर दूंगा। लेकिन उसे नहीं दूंगा, उसे भी अपने कर्मों की सजा भुगतान चाहिए। तुम उसे बोल देना कि अगर उसे ये संपत्ति चाहिए तो वो मुझे पुछ करके दिखाए, तभी मैं उसे ये संपत्ति उसके नाम करूंगा। और उधर अजय गांव में घूमकर अपने घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु जी दिखाई देते हैं। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे भविष्य देख सकता हूँ। मैं इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ, और क्या मेरी भाग्य में राजयोग है तो क्या मैं राजा बनूंगा? अरे बेटा, राजयोग का मतलब ये नहीं है कि तुम राजा बन जाओगे। तुम अगर मेहनत से काम करोगे तो तुम इस गांव की सबसे धनी व्यक्ति बन जाओगे। अरे बाबा, मेरे पिता के पास इतनी धन संपत्ति और जमीन है कि मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पिता के मरने के बाद वो सारी संपत्ति मेरी ही होगी। ठीक है बाबा, अब मैं घर चलता हूँ। ऐसा बोलकर अजय अपने घर चला जाता है। कहाँ थे तुम अजय? सुबह से तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी तुम पर कितना ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कहाँ गए थे तुम सुबह से। मैं उन्हें जवाब नहीं दे पा रही हूँ। जाओ जाकर मिलो उनसे। माँ, मैं ऐसे ही गांव में घूमने गया था। माँ, मुझे इस गांव में नहीं रहना। यहाँ केवल खेत, भेड़, बकरी और गरीब लोग ही रहते हैं, इसलिए मुझे शहर जाना है। शहर में रहने के लिए तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, और तुमने कोई पढ़ाई तो करी ही नहीं है जिससे तुम्हें नौकरी मिले, और ना ही तुम्हें कोई काम आता है। माँ, आपको पता है कि अभी मुझे एक साधु ने देखकर बोला कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ, तो तुम मेहनत करो ना। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। उन्होंने आज ही मुझसे कहा कि अगर अजय ने कुछ नहीं किया तो मैं सारी संपत्ति दान कर दूंगा। इसीलिए कहती हूँ बेटा कि कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे पिता को संपत्ति दान न करनी पड़े और सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दें। हाँ तो माँ, मुझे भी कुछ ऐसा करना ही होगा कि जिससे पिताजी खुश हो जाए। लेकिन माँ, उसके लिए मुझे आप पिताजी से कुछ पैसे लेकर दे दीजिए। मैं खुद का कोई कारोबार करना चाहता हूँ, और मैं खुद के कारोबार से खेती से कई ज्यादा पैसे कमा लूंगा। तुम्हारे पिता तो तुमसे पहले ही बहुत नाराज हैं। अगर इस समय पैसे की बात हुई तो वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को घर से निकाल देंगे। और वैसे तुम्हें अपने कारोबार के लिए कितने पैसे चाहिए? मुझे अभी केवल 1000 रुपए चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, मेरी जमा चाहिए हुए पैसों में से मैं तुम्हें 1000 रुपए दे देती हूँ, लेकिन तुम अपना कारोबार सावधानी से करोगे।
फिर अगले दिन सुबह अजय अपनी माँ से पैसे लेकर शहर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद अजय थक जाता है। बहुत लंबा सफर तय किया है मैंने। अब मैं बहुत थक गया हूँ। कोई जगह मिले तो मैं बैठ जाऊं। फिर अजय थोड़ा आगे चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मैं यहीं पास ही के गांव में रहने वाला हूँ और मैं नया कारोबार शुरू करने के लिए शहर जा रहा हूँ। थोड़ा थक गया था, इसलिए सोचा कि यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। अरे, कैसा काम शुरू करने जा रहे हो? अगर तुम शहर जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक तुम्हारे फायदे का सौदा बताता हूँ। मेरे अभी शहर जाना नहीं हो रहा है और मुझे अभी पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मेरे पास लगभग 5,000 की एक अंगूठी है। मैं तुम्हें वो अंगूठी 1,000 रुपए में दे सकता हूँ। तुम उसे शहर में बेच देना। अच्छा, तो फिर वो अंगूठी 5,000 रुपए की है, तो तुम मुझे केवल 1,000 रुपए में ही क्यों दे दोगे? अरे, मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैंने कहा ना कि मेरा अभी शहर जाना नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें वो अंगूठी केवल 1,000 रुपए में दे रहा हूँ। और तुम तो वैसे भी अपना कारोबार शुरू करने के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारे पास कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ा पैसा और आ जाएगा। फिर अजय अपने मन में सोचता है, चलो, अच्छा है कि मुझे कारोबार शुरू करने के लिए थोड़े और पैसे मिल जाएंगे। लगता है कि ये मेरा फायदे का सौदा है। मैं यही 4,000 रुपए लेकर पिताजी को दे दूंगा, क्योंकि वो मुझे नालायक ना समझे। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? नहीं लेनी है क्या तुम्हें अंगूठी? अरे नहीं नहीं, दे दो तुम मुझे वो अंगूठी। फिर अजय उसे 1,000 रुपए देकर वो अंगूठी ले लेता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर अजय वो अंगूठी सुनार को दिखाता है। अरे भाई, तुम ये अंगूठी कहाँ से लेकर आए हो? तुम क्या मुझे पागल समझते हो? मैं इस अंगूठी का तुम्हें 1 रुपया भी ना दूं। आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? ये अंगूठी तो बहुत ही कीमती अंगूठी है। मैंने अभी ही रास्ते में पूरे 1,000 रुपए में एक आदमी से खरीदी है। उसने बताया कि ये अंगूठी बहुत ही कीमती है। अरे, उसने तुम्हें पागल बना दिया। ये नकली अंगूठी है। तुम पकड़ो अपनी अंगूठी और जाओ यहाँ से। ये सुनकर बेचारा अजय दुखी हो जाता है और आकर घर वापस लौट आता है। घर पहुंचकर वो सारी बातें अपनी माँ को बता देता है। अरे, तो तुमने किसी भी आदमी पर ऐसे कैसे विश्वास कर लिया? उसे पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसा है, इसलिए उसने ऐसे नाटक किया। मैंने 1,000 रुपए तुम्हारे पिताजी से छुपाकर जमा किए थे। माँ, लेकिन आप ये बात पिताजी से मत कहना। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद माँ, आप कुछ करो ना, पिताजी से पैसे मांगे। मैं इस बार सच में बहुत ही सावधानी से कारोबार करूंगा। वो आपकी बात मान जाएंगे। अगर मैं बोलूंगा तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करते और तुम्हें पसंद नहीं करते। उन्हें चिंता है कि तुम पैसे और समय की कीमत नहीं जानते। तभी वहाँ पर जमींदार भी आ जाता है। क्या हुआ? तुम दोनों माँ बेटे क्या राज की बातें कर रहे हो? ऊपर से मेरे आते ही चुप हो गए। अजय कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, इसलिए वो कुछ पैसे मांग रहा है। तो मैं बोल रही थी कि आपसे लेकर दे दूंगी, लेकिन तभी आप आ गए। कैसा कारोबार? ये तो अभी कुछ जानता ही नहीं है। ऐसे अभी ये भी नहीं पता कि अनाज को कैसे भेजते हैं, और तुम क्यों इसकी तरफ से बोल रही हो? इसे खुद को बोलने दो मुझे। हाँ पिताजी, मुझे कारोबार शुरू करना है। उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो मैं उन पैसों का 20 गुना करके आपको दिखाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में कई बार बात की है, अलग अलग जगह पता किया है, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त को मानते हो तो मुझे तुम्हें पैसे देने में कोई भी ऐतराज नहीं है, और साथ में अपनी सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। आप तो मुझे किसी भी काम का नहीं समझते, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी शर्त बताइए। खेतों में मजदूरों को शाम होने पर रोज 10 रुपए दिए जाते हैं। अगर कल से तुम रोज मुझे 10 रुपए ला कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कारोबार के लिए पैसे दे दूंगा। ठीक है पिताजी,
ये तो मैं बड़े ही आराम से कर लूंगा। 10 रुपए कामना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप अपने पैसे तैयार रखिए मुझे देने के लिए, और संपत्ति के कागज भी तैयार रखिए। अच्छा, तो तुम्हें इतना आसान लग रहा है। ठीक है, कल से ही तुम शुरू करो, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। फिर अगले दिन सुबह बेटा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें 10 रुपए दे देती हूँ, लेकिन तुम अपने पिता को मत बताना कि मैंने तुम्हें दिए हैं, और तुम 10 रुपए को अपने पिताजी के पास लेकर चले जाना। फिर वो तुम्हें तुम्हारी कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दे देंगे। फिर शाम होने पर जमींदार घर आता है। पिताजी, मैंने 10 रुपए कमा लिए हैं, अब आप मुझे कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दे दीजिए। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, इन 10 रुपए को कुएं में जाकर फेंक दो। अजय अपने पिता की बात को बिना सोचे समझे ही पैसों को कुएं में डाल देता है। पिताजी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही किया, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा, तो तुम कल फिर जाना और 10 रुपए कमा कर लाना, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर अगले दिन सुबह विजय अपने ताऊ के घर जाता है और वहाँ से 10 रुपए लेकर वापस घर के लिए निकल जाता है। अभी तो दोपहर ही हो रही है, आज ऐसा करता हूँ, पिताजी के आने के बाद घर जाऊंगा, ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो, और तब उन्हें लगेगा कि मैंने ये रुपए बड़ी ही मुश्किल से कमाए। फिर अजय शाम होने पर अपने घर जाता है। पिताजी, मैंने आज फिर से 10 रुपए कमा लिए, अब तो आप मुझे कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दे दीजिए। अच्छा, तो आज तुमने शाम तक 10 रुपए कमा लिए, लेकिन तुम इन 10 रुपए को कुएं में फेंकाओ और कल फिर से जाना, तुम कल फिर 10 रुपए कमा कर आना। जैसे अजय की पिता ने कहा, ठीक उसने वैसा ही किया। उसने वो 10 रुपए भी कुएं में फेंक दिए। पिताजी ने ऐसी शर्त क्यों रखी? मैंने उन सभी से पैसे मांग लिए। जीन्स मेरी रिश्तेदारी है या फिर मैं उन्हें जानता था, परंतु अब मैं किसके पास पैसे मांगने जाऊं? हे भगवान, कृपया करके मेरी कोई सहायता कीजिए मेरे प्रभु। ये सब सोचकर अजय 10 रुपए के लिए गांव में घूमने लगता है, लेकिन बहुत घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो थक हार कर एक पेड़ की छांव में खड़ा होकर सोचने लगता है। तो पास में खड़ा एक व्यक्ति अजय से बोलता है, क्या हुआ अजय, जमींदार जी ने तुम्हें कुछ कहा है या तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? पिताजी ने मुझे 10 रुपए कमा कर लाने को कहा है, लेकिन सुबह से मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम मेरे खेत को जोत दोगे तो मैं तुम्हें पूरे 10 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर अजय खुश हो जाता है और उसके साथ उसके खेत में जाकर खेतों को जोतने के काम में लग जाता है और शाम होने पर पैसे लेकर अपने घर जाता है। आ रहे तुम 10 रुपए कमाकर। अगर तुमने 10 रुपए कमा लिए हैं तो तुम जाकर उन 10 रुपए को कुएं में फेंक आओ। अपने पिता की ये बात सुनकर अजय को गुस्सा आ जाता है। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको पता है अभी की 10 रुपए को कमाने के लिए मैंने पूरे दिन खेतों में काम किया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप जानते हैं कि इतनी कड़ी धूप में मैं अकेले ही एक पूरा खेत जोत रहा हूँ, और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि इन पैसों को कुएं में फेंक कर आओ। ये मेरे खून पसीने की कमाई है। अच्छा, तो फिर तुम इन 10 रुपए को अपने पास रख लो। अब तुम्हें पता चला कि मांग कर लाने में और कमा कर लाने में कितना फर्क होता है। तुमने ये मेहनत से कमाए और मैंने तुम्हें इन्हें कुएं में डालने को कहा, तो तुम्हें इस बात पर कितना ज्यादा गुस्सा आ गया। उसी तरह तुमने अपनी माँ से पैसे लिए और तुमने उन्हें खो दिया, तो तुम्हें उनका कोई भी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी। और मैंने जब तुम्हें उन पैसों को कुएं में फेंकने के लिए कहा, तो तुमने बहुत ही आराम से फेंक दिए, क्योंकि वो तुमने अपनी माँ से लिए थे। और दूसरी बार जब 10 रुपए कमा कर लाए और मैंने उन्हें तुम्हें फेंकने के लिए कहा, तो तुमने उन्हें भी बड़ी ही आराम से फेंक दिया। इसका मतलब वो 10 रुपए भी तुम कहीं से मांग कर लेकर आए थे। अब तुम्हें समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। सीताराम, राधे राधे। एक गांव में धनराज नाम का जमींदार रहता था। उसके पूर्वजों के अलावा
उसने भी खूब सारी धन संपत्ति कमा रखी थी, जिस कारण धनराज हमेशा पैसों के घमंड में रहता था। ऐसे ही एक दिन उसके घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो धनराज अपनी नौकर से पूछता है, अरे विवेक, क्या हुआ? आज घर के बाहर इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? सेठ जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? अरे क्या हुआ? कौन है वो सभी लोग? सेठ जी, वो आपका भाई घोड़ा गाड़ी से आते समय रास्ते में खेलते हुए बच्चों के ऊपर चढ़ा दिया। खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चे को बहुत चोट आई है, वो बहुत जख्मी हालत में है, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसने फिर से शराब पीकर अपनी इच्छा अनुसार गाड़ी चलाई होगी। ठीक है, अब वो बच्चे की हालत कैसी है? उस बच्चे का पैर टूट गया है सेठ जी। उसके माता पिता और परिवार वाले आपके भाई पर राज परिवार में शिकायत करेंगे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत करो, पहले मेरे सेठ जी के पास चलो, इसलिए उन्हें मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा काम किया। अगर ये लोग राज्य परिवार के पास जाते तो मेरे भाई को कारागार में डाल देते। उस बच्चे के पिता को अंदर अकेले आने को कहो, मैं बात करता हूँ। सेठ जी, वो लोग बहुत गुस्से में है, आप संभाल कर बात कीजिए। कैसे बात करनी है मुझे सब पता है। थोड़े पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारूंगा तो चुपचाप चला जाएगा। अब जाओ, जल्दी से उसे बुलाकर लाओ। फिर विवेक बाहर जाकर बोला, आप सभी लोग एक किनारे हो जाइए। सुनो मुकेश, बच्चे के पिता तुम ही हो ना? चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे सेठ जी बुला रहे हैं, चलो अंदर चलो। मुझे अंदर किस लिए बुला रहे हैं? उन्हें ही बाहर आने को कहो, नहीं तो उनके भाई को हमें सौंप देने के लिए कहो, हम देख लेंगे। इस तरह क्यों गुस्सा कर रहे हो? एक बार बात करोगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम राज परिवार में चले जाना। तुम्हें मना किसने किया? एक बार चलो तो सेठ जी के पास। फिर विवेक मुकेश को लेकर अंदर जाता है। क्या तुम ही मुकेश हो? मैं किसी और को समझ रहा था। कैसा है अब तुम्हारा बेटा? कैसा है? इसका क्या मतलब? सेठ जी, उसका पूरा पैर टूट चुका है। तुम्हारे भाई को घोड़ा गाड़ी मेरे बेटे के ऊपर चढ़ाते समय अगर मैं वहाँ नहीं होता तो मेरे बेटे की जान चली जाती। इस तरह घोड़ा गाड़ी चलाना तुम्हारे भाई के लिए नया नहीं है। ऊपर से शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, इस बार उसे कठोरता से समझाऊंगा। सेठ जी, इस बार तुम्हारे भाई को छोड़ा नहीं जाएगा। राजा के पास शिकायत करूंगा मैं। अगर आप अपने भाई को सजा भी दोगे तो भी वो नहीं सुधरेगा। आज पैर टूटा है, कल जान जा सकती है। अब वो अच्छे से गाड़ी चलाएगा, हमें इसका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह से बहस करोगे तो क्या होगा बताओ? अब तुम्हारे बेटे का पैर टूटा है तो तुम चिंता मत करो, मैं अपने पैसों से तुम्हारे बेटे का पूरा इलाज करवाऊंगा। ऊपर से तुम्हें 1000 रुपया भी दूंगा। मैं आपके पास पैसों के लिए नहीं आया हूँ, आप कोई बात करोगे इसलिए आपके पास आया हूँ। आज पैर टूटा है तो पैसे देने के लिए कह रहे हो, अगर कल के दिन जान जाएगी तो भी ऐसा ही कहोगे क्या? तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? अब से मैं उसके इलाज का पूरा खर्चा देखूंगा। सुनो मुकेश, सेठ जी जो कह रहे हैं उस पर एक बार ध्यान दो। तुम स्वयं ही जानते हो कि 1000 रुपए कमाने में कितने साल लगते हैं। एक बार तुम ही सोच कर देखो। आप सब कुछ पैसों से नहीं खरीद सकते। वैसे भी कई बार तुम्हारे भाई को छोड़ दिया गया था, परंतु इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सुनो, उसे कारागार में भेजकर तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? 1000 रुपया नहीं तो 500 रुपए ज्यादा देकर पूरे 1500 तुम्हारे हाथ में देता हूँ। ऊपर से तुम्हारे बेटे को गांव के सबसे बड़े वेद को दिखाऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुकेश, पूरे 1500 रुपए मिल रहे हैं, एक बार तुम ही सोच कर देखो। सुनो, 1500 एक साथ और 200 रुपए वेद के लिए भी दे रहा हूँ। इसे लेकर इस विषय को यही भूल जाओ मुकेश। फिर कुछ देर तक बात करने के बाद धनराज उसे जैसे तैसे पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। देखा विवेक, कितनी सारी बातें कही, आखिर में पैसे मुंह पर मारने के बाद चूहे की तरह चला ही गया। हर किसी को पैसे का दास बनना ही पड़ता है। क्या कहते हो, कैसा लगा? सेठ जी, आपने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तुम चुप हो जाओ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। बताओ, मैं सही कहा ना? आप जो कहोगे उसे स्वीकार करना ही मेरा काम है। ठीक है सेठ जी, अब आज से आप अपने भाई को संभाल कर रहने को कहिए, नहीं तो उसकी गलतियों के पैसे अगर आप ऐसे ही भरते रहोगे तो एक दिन आपको झोपड़ी में रहना पड़ सकता है।
बकवास बंद करो, जाकर कल के व्यापार में हुए लाभ को लेकर आओ। अब जाओ जल्दी से। उसी समय उसकी पत्नी मीनाक्षी वहां आकर बोली, सुनिए, 4 दिन बाद मेरी बहन की शादी होने वाली है। एक बार आप गहने की दुकान पर जाकर मेरे लिए एक अच्छा सा हार लेकर आइए। शहर में मेरा एक दोस्त है, उसके पास हमारी हैसियत कम ना हो, ऐसा हार बनवा कर लाता हूँ। उन सभी को हमारे बारे में पता है, लेकिन कल आने वाले हैं सोमवार को, इसलिए आप कल कोई भी काम मत करिए। पिताजी ने हम दोनों को कल ही बुलाया है। फिर धनराज विवेक के साथ शहर जाने लगता है। सेठ जी, इधर एक सियाराम नाम के ऋषि रहते हैं। हिमालय में तपस्या करके आए हैं वो, और एक दिन ही रखेंगे। कल फिर वो वापस हिमालय जा रहे हैं। एक बार उनके आश्रम में जाकर आते हैं। ठीक है, उसमें क्या, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों साधु जी के आश्रम में चले जाते हैं। राम राम साधु जी, आप कैसे हो? राम राम बेटा, किसी समस्या में हो क्या बेटा? हमें किस लिए समस्या होगी? मेरे पूर्वजों ने कमाया हुआ धन मेरे पास बहुत है, तो मुझे किस बात की समस्या होगी? देखा जाए तो आपका आश्रम बहुत छोटा है। आप कहो तो इसे तोड़कर बड़ा भवन बनवा दूं, फिर आप और आपके शिष्य बड़े से आश्रम में बड़े ही आराम से रह सकेंगे, और आश्रम में सब सुख सुविधा भी करवा दूंगा। हमें अब इस दुनिया की सुख सुविधा की क्या जरूरत? हमें जो चाहिए वो हमारे प्रभु देख लेंगे। तभी वहाँ पर गुरुजी का शिष्य आ जाता है। गुरुजी, इस गांव के बड़े सेठ का बेटा गुजर गया है। अब क्या आप अपनी यात्रा में कोई बदलाव करोगे? राम राम, सेहत बहुत खराब थी, उसकी आयु आज ही खत्म होने वाली थी। जीवन और मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। आयु खत्म होने के बाद व्यक्ति को जाना ही है। हमारी यात्रा कल समय पर ही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सेहत अच्छी नहीं है, ऐसा कह रहे हो? किसी अच्छे वेद को दिखाया नहीं होगा? गांव के इतने बड़े सेठ हैं, फिर भी अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाया, अच्छे वेद से इलाज करवा नहीं पाया। कैसा इंसान है? कितने भी पैसे खर्च करने के बाद भी मृत्यु आने पर कोई रोक नहीं सकता। कर्म के अनुसार सब होता है। कर्मा बिरमा कुछ नहीं। अच्छे डॉक्टर को दिखाता तो बच सकता था, नहीं तो इतनी छोटी उम्र में मृत्यु आना असंभव है। इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है क्या? ऐसी गलत बात मत कीजिए। मृत्यु सभी को आनी है। पैसे और मृत्यु का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मृत्यु सभी की आनी है, वो तुम हो या मैं हूँ, एक न एक दिन सभी को मारना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, तो मेरी मृत्यु कब होगी, क्या तुम बता सकते हो? अभी ये बात जरूरी नहीं है बेटा। आप लोग अभी आश्रम देखने के लिए आए हो, मेरा मृत्यु के बारे में बात करना अभी अच्छा नहीं होगा। मतलब तुम सच में हिमालय से आए हुए नहीं हो, इधर की प्रजा को ऐसे ही पागल बना रहे हो? ठीक है बेटा, तुम जो कुछ भी सोचो मुझे परवाह नहीं। मैं तुम्हें कितनी भी बार पूछूं, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं है, यूं ही फालतू में बैठे हो। मृत्यु के बारे में जिस दिन मनुष्य जान लेता है, शांति से नहीं रह पाता है। इसीलिए वो जिस दिन भी आएगी, जाने बिना ही अच्छा है। आप मेरी मृत्यु कब आएगी बताओगे कि नहीं? तुम इतना कह रहे हो तो लगता है कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा। देखो बेटा, आज से 3 महीने बाद ठीक आज ही के दिन तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। मैं इतना बलवान हूँ, 3 महीने में कैसे गुजर जाऊंगा? आपकी बात पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कुछ देर बहस करने के बाद धनराज विवेक के साथ वापस अपने घर आता है। वहाँ जो कुछ भी हुआ अपनी पत्नी को सब बता देता है। ये क्या आप कह रहे हो कि आप 3 महीने में मर जाओगे? ऊपर से आपने बताया कि वो बहुत बड़े साधु जी हैं। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए, आप उन साधु जी से इसका कोई उपाय है क्या पूछ कर आते हैं। अब फिर से उन ऋषि से मिलना नहीं हो पाएगा। वो कल सुबह ही हिमालय के लिए यात्रा करने वाले हैं। वैसे मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम ज्यादा मत सोचो। वैसे इतनी कम उम्र में मैं कैसे मर सकता हूँ? आप ऐसा मत बोलो। हम कल सुबह ही ज्योतिष देखने वाले ज्योतिषी के पास जाएंगे, क्या पता वो कोई उपाय बता दे। वैसे आप जिस काम के लिए गए थे, वो काम छोड़कर आपको उन साधु जी के आश्रम क्यों गए? मैं कहाँ गया? वो तो विवेक मुझे उन ऋषि के पास लेकर गया। उसने कहा था कि उनके पास जाने से सब अच्छा हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा।
फिर अगले ही दिन धनराज अपनी पत्नी के साथ गांव की सबसे बड़े ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिषी जी को सारी बातें ध्यान पूर्वक बताता है। स्वामी, अब आपको ही इसका कोई उपाय बताना होगा। इतने बड़े ऋषि जी ने कहा है तो वैसा क्यों नहीं होगा, जरूर ऋषि जी के कहे अनुसार ही होगा। वो सच बोल रहे थे, तो क्या सच में मेरी मृत्यु होगी? क्या आपको भी ऐसा लगता है? कुंडली के अनुसार उन्होंने जो कुछ भी कहा है वैसा ही होगा। इन 3 महीनों में आप जितना पुण्य, धन, धर्म कर सकते हो उतना कर लो, यही आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा मत कहिए, इसका उपाय जरूर कुछ न कुछ तो होगा ही। आप कृपया करके मुझे बताइए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको उतना पैसा दूंगा, परंतु मुझे कोई उपाय बताइए। उस तरह बहुत देर पूछने के बाद तुम इतनी देर से पूछ रहे हो, इसीलिए मुझे एक उपाय याद आ रहा है। तुम्हारी मृत्यु को अगर किसी और ने स्वयं से स्वीकार किया तो तुम इस समस्या से बाहर आ सकते हो, परंतु याद रखिए आपकी मृत्यु को किसी और को स्वयं से स्वीकार करना होगा। जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। मतलब कोई भी हाँ कहकर मेरी मृत्यु को स्वीकार कर लेगा तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा ही बोल रहे हो ना आप? हाँ, तुम सही समझे हो, ऐसा ही है। ज्योतिष से बात करने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। अब तुरंत ही मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो मेरी मृत्यु को स्वीकार कर ले। अरे विवेक, तू तुरंत ही इस विषय को हमारे पास वाले लोगों को बताकर उन्हें इधर लेकर आओ। वो जितना भी पैसा मांगेंगे मैं उन्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, प्राण क्या कोई चीज है? उसे देने के लिए आप कितने भी पैसे दो, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी तैयार नहीं होगा। वैसे सेठ जी उस दिन ऋषि जी के पास जाने के बाद केवल राम राम करके चले आते तो अच्छा रहता, लेकिन उधर अपने पैसों का घमंड दिखाया और आपकी मृत्यु कब होगी ये जानने तक अपने उन ऋषि जी को नहीं छोड़ा। अब देखा आप कितनी चिंता कर रहे हो। अगर किसी को भी उसकी मृत्यु के बारे में पता चल जाता है तो वो शांति से नहीं रह सकता। तू कुछ भी कर, हमारे पास 3 महीनों का समय है। गांव में बहुत से गरीब लोग हैं, उन्हें पूछ कर देख। मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई हाँ जरूर करेगा। ठीक है सेठ जी, मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ। फिर विवेक गांव के सभी लोगों को ये बात बताकर मनाने के लिए जाता है। सुनो विवेक, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी परिवार को कौन संभालेगा? वैसे भी उस घमंडी धनराज के लिए प्राण देने के लिए कौन आगे आएगा? तुम ही बताओ। अभी भी वो नहीं बदला है, उसे लगता है कि वो पैसों से प्राण खरीद लेगा। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है। कोई भी प्राण देने के लिए क्यों तैयार होगा, लेकिन मैं उनके पास काम कर रहा हूँ तो मुझे ये पूछना होगा। मुकेश, तुम इस विषय को किसी और को बताकर देखो, अगर कोई माना तो उसको धनराज के घर ले आना। उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए धनराज तैयार है। उस तरह मुकेश के द्वारा बिरजू नाम के एक गरीब को पता चलता है। मुकेश, अगर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो मैं धनराज सेठ जी की मृत्यु स्वीकार कर लूंगा। ये क्या बिरजू, तुम अगर प्राण दोगे तो तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? अभी तुम्हारी उम्र भी कम है, तुम ये निर्णय पूरी तरह से होश में ले रहे हो ना? हाँ, मुझ पर किसी का जोर नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और बच्चे उन पैसों से सुखी रहेंगे। मैं अपने जीवित रहते हुए कभी उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। मेरे मर जाने के बाद मेरा परिवार इस गरीबी से दूर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की तुम्हारी इच्छा। मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया है। अब आगे तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद बिरजू धनराज के घर जाता है। सेठ जी, मैं आपकी मृत्यु को स्वीकारने आया हूँ, लेकिन मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। जरूर, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया देता हूँ। ये लो तुम्हारे पूरे 1 लाख रुपए। सेठ जी, मेरी एक छोटी सी कामना है। आप ये बात कृपया करके मेरे घर वालों को मत बताइए। मैं मर गया हूँ, ये सुनकर वो लोग अच्छे से जी नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊंगा, वचन देता हूँ। फिर बिरजू बाहर से पैसे लेकर चला जाता है। देखा तुमने विवेक, तुम कह रहे थे कि पैसों से प्राण नहीं खरीद सकते। अब देखो, सिर्फ 1 लाख रुपए में अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया। अब देखा तुमने, मैंने उस दिन कहा था ना कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, प्राण भी। सेठ जी, बिरजू बहुत गरीब है इसलिए वो मान गया। वो नहीं तो उसके घर वाले अच्छे से रहे, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, पैसों से प्राण भी खरीद सकते हैं, ये तो मुझे अभी पता चला। इन 3 महीनों बाद उन ऋषि के पास जाकर कहूंगा कि देखो, मैंने मृत्यु को भी जीत लिया। उस तरह धनराज अच्छे से जीवन जीने लगा। 3 महीने बीत जाते हैं। उस विषय को अब वो भूल चुका था,
ऐसे ही एक दिन धनराज शहर से वापस आ रहा था, तभी उसे बिरजू दिखाई देता है। ये क्या, ये बिरजू अभी तक जीवित कैसे है? 3 महीने अभी हुए नहीं क्या? या फिर उन दोनों साधुओं ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया? आखिर क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो बिरजू को बुलाकर ही पता चलेगा। अरे बिरजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ जी, मेरा आज आखिरी दिन है ना, इसीलिए कुछ महंगी चीज मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। अब कल से मैं नहीं रहूंगा ना, तो उन्हें आज अच्छे से खुश देखना चाहता हूँ। क्या आज का दिन आखिरी दिन है? मतलब 3 महीने अभी तक पूरे नहीं हुए। चलो ठीक है, मैं गांव में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। सेठ जी, आपके दिए हुए पैसों से घर वालों को सुखी से रहने के लिए सारा सामान लेकर दे दिया। अब मैं मर भी जाऊंगा तो वो लोग दुखी नहीं रहेंगे। अब मुझे मरने का डर नहीं है। तेरे जैसा हौसले वाला मैंने अब तक किसी को नहीं देखा। मर जाऊंगा पता होने के बावजूद भी इतना ज्यादा हौसला दिखा रहे हो। फिर कुछ देर चलने के बाद रास्ते में बिजली के तूफान वाली बड़ी बारिश गिरती है। ये क्या, ये तो अचानक से जोरदार बारिश गिरने लगी, ऊपर से जोरदार बिजली भी कड़क रही है। लगता है कि अब मरने का समय आ गया है। अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरी भी जान को खतरा होगा। इसे तुरंत ही दूसरे रास्ते से भेजना होगा। सुनो बिरजू, मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए तुम दूसरे रास्ते से अकेले ही चले जाओ। ठीक है सेठ जी, संभाल कर जाइए, बारिश बहुत तेज हो रही है। बिरजू उसके साथ रहेगा तो उसकी जान को खतरा होगा। ये सोचकर धनराज बिरजू को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता है। और अकेले ही चलने लगता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसके ऊपर जोरदार बिजली गिर जाती है और मौके पर ही धनराज की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात विवेक को पता चलती है तो वो सीधे ज्योतिषी के पास जाता है। ये क्या पंडित जी, आपके कहने के अनुसार ही मेरे सेठ जी ने कुछ पैसे देकर उनके प्राण बिरजू नाम के व्यक्ति को दे दिए, लेकिन आज वो बिरजू आराम से घूम रहा है और मेरे सेठ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपने मेरे सेठ जी को धोखा दिया है। मैंने उस दिन पहले ही कहा था कि आखिरी दिन आया तो किसी की भी मृत्यु तय है, उससे कोई नहीं बच सकता, परंतु मेरे बार बार कहने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी मृत्यु को जो भी स्वीकार करेगा तो तुम्हारे जगह उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे लगा था कि चाहे वो किसी को कितना भी पैसा दें, लेकिन कोई भी मृत्यु को लेने के लिए तैयार नहीं होगा। गरीबों के कारण बिरजू उनकी मृत्यु को स्वीकारेगा, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, ऐसा मेरे सेठ जी सोचते थे, लेकिन पैसों से प्राण की कीमत नहीं लगाई जा सकती। सीताराम, राधे राधे।